नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसी के बारे में आज हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगले लेक्चर में हमने देखा कि हरिवंशराय बच्चन कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसलिए वे अपनी छोटी छोटी बीमारी की परवाह नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे अधिक काम करते थे। उन्होंने आगे किपलिंग का उदाहरण, एक अंग्रेज साहित्यकार है, उसी का उदाहरण देकर बताया कि किपलिंग बीमारी में भी अच्छी कहानियां लिखते थे। हरिवंशराय बच्चन ने बीमारी में 2 रचनाएं लिखी थी, 2 चटाने, और वो रचनाएं उन्होंने प्लूरसी की बीमारी में लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि बीमारी के पीछे भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। तो आज हम इसकी आगे की जो बात है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगले लेक्चर में देखा था मार के पीछे भूत भागे, तो उसका अर्थ है किसी भी तरह समस्या का हल करना। तो आज हम आगे की बात करेंगे। हरिवंशराय बच्चन, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में से लिया गया यह अंश है। यह बुखार मामूली न था। हरिवंशराय जी को बुखार की बीमारी थी, लेकिन यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। ये बुखार कोई मामूली न था, पिछले 9 महीने से उसे परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर मुहावरे शब्द आया झकझोर कर देना। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पे अपरिचित शब्द लिखेंगे। और इस पाठ में जो मुहावरे आएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा, वो आपने अपने नोटबुक में नोट करके ही जाना है। तो यहाँ मुहावरे झकझोर कर देना, यानी कि विचलित कर देना। हरिवंशराय जी की जो ये बीमारी थी बुखार की, वो पिछले 9 महीने से थी और हरिवंशराय बच्चन जी को यह बीमारी ने विचलित कर दिया था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। झटका दे देना, लेकिन कमजोर कर देना। मुहावरे शब्द झटका दे देना यानी कि कमजोर कर देना। ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। बच्चन जी अपनी आमदनी के लिए हर रोज हर दिन ट्यूशनों में भी जाता था, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। आमदनी यानी कि आवक। आमदनी शब्द अपरिचित है।
उसे पैसे की जरूरत थी, आवक की जरूरत थी, इसीलिए वो ट्यूशन भी करते थे। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। बच्चन जी अपने घर में किताबें रखते थे, उस किताबों को वो बाजार में बेचते थे, लेकिन अभी किताबों की बिक्री भी नियमित नहीं थी। कभी कभी किताबों की बिक्री होती थी और कभी कभी नहीं। कर्ज सिर पर चढ़े थे, कर्ज यानी कि देव सिर पर चढ़े थे। सिर पर चढ़ना यानी कि अधिक होना, तो कर्ज अपने सिर पर अधिक हो गया था। सर पर चढ़ना मोहर शब्द है, यानी कि अधिक होना। बच्चन जी की बीमारी 9 महीने हो गए, लेकिन ये बीमारी में उन्होंने अपनी आमदनी की आवक बहुत ही अच्छी नहीं थी। पुस्तकें नियमित बिक्री नहीं होती थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और जुलाई आ गई। बुखार तो 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने और जुलाई महीना आ गया, लेकिन बुखार तो कम नहीं हुआ। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। अभी अभी बच्चन जी को बुखार होता तो ट्यूशन पर भी वह नहीं जाता। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। पूरे दिन स्कूल में पढ़ाने की जो जरूरत होती है वो पूरे दिन स्कूल में पढ़ाना जाना पड़ता था, और रात को उसे ट्यूशन में भी जाना नहीं पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 के बीच। बुखार के जो नमूना है वो शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच का हो बुखार। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, उनके शरीर की जो कमजोरी थी वो दिन दिन तो बढ़ती गई। कभी कभी धीमी खांसी, कभी कभी तो उसको खांसी होने लगी। दवा शौकिया, दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था, तो उसके इलाके में दवा बाटू के दवा बेचने वाला जो व्यक्ति था ये होम्योपैथी के अंग्रेजी उपचार था। यहाँ पे शब्द है शौकिया, यानी कि उपचार। उपचार आगे का शब्द है दवा बाटू, यानी कि दवा बेचने वाला। बच्चन जी को दिन भर दिन बुखार तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे उन्होंने अपनी दवा शौकिया, दवा बाटू एक होम्योपैथी कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। कभी कभी बच्चन जी अपने विचार में ही सोचता, मन ही मन विचार करता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी कि क्षय। यानी कि टीबी। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। बच्चन जी मन ही मन सोच रहे थे, तो क्या सोच रहे थे कि मुझे तपेदिक यानी कि क्षय टीबी हो गया, तो उसे एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी उपचार, एलोपैथी अंग्रेजी उपचार। अंग्रेजी उपचार उनके बूते के बाहर थे। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। अभी अभी बच्चन जी ने बताया, उसी पहले उन्होंने एक बार बोला था कि मेरे
जीवा यानी कि जीभ पर सरस्वती बैठी थी। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा था। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। हरिवंशराय बच्चन जी ने बताया कि श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर यानी कि ताव महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जीवा पर यानी कि जीभ पर सरस्वती बैठी थी। उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा था। यहाँ पर शब्द मुहावरे है, जीवा पर सरस्वती बैठना। जीवा पर सरस्वती बैठना। उसका अर्थ है कही हुई बात का सच होना। कही हुई बात का सच होना। श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी मेरी चिंता न बन पाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। हरिवंशराय बच्चन की जो बीमारी थी पिछले 9 महीनों से उसे बुखार की बीमारी थी। कभी कभी उसको खांसी भी आती थी, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ये ही चाहता था। बुखार के समय में भी बच्चन जी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता था, सांझ को वो ट्यूशन में जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। एक बार हरिवंशराय बच्चन जी को लगा कि मैं उसके नजदीक के डॉक्टर है बीके मुखर्जी, उसी के पास टेस्ट कराऊं। मैंने टाल मटोल कहा तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। हरिवंशराय बच्चन जी ने मना कर दिया टाल मटोल करना, यानी कि आना कानी करना। आगे टाल मटोल किया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊं वह खाना नहीं खाएगी। हरिवंशराय बच्चन जी की जो पत्नी थी श्यामा, उसी ने हरिवंशराय बच्चन जी को कहा कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, ब्रह्मास्त्र लेके कभी निष्फल न जाने वाला। मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगे। हरिवंशराय बच्चन जी की पत्नी थी श्यामा, उसी ने बच्चन जी को बताया कि जब तक आप डॉक्टर बीके मुखर्जी को नहीं बताओगे, नहीं दिखाओगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर शय का आक्रमण हुआ है। बच्चन जी के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर मुखर्जी, उसी को भय था कि बच्चन जी पर शय का आक्रमण हुआ है, बच्चन जी टीबी का इलाज कराएंगे। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, नुस्खा यानी कि तरीका, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को बताया कि आपको तपेदिक यानी कि शय की बीमारी है। उन्होंने उसका नुस्खा यानी कि तरीका लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त रहे। चिंता मुक्त रहकर पूरी तरह आराम करने को कहा।
नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? बच्चन जी को लगा कि डॉक्टर मुखर्जी का जो नुस्खा है, आराम करने की बात बताई, तो उसने लगा कि क्या मुझे मरने का समय आ गया? मौत का परवाना लगना यानी मुहावरे शब्द। मृत्यु का समय आना यानी कि मृत्यु का कारण बनना। क्या मेरी विदा का समय आ गया? बच्चन जी को चिंता होने लगी कि क्या मुझे मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? मनोमन बच्चन जी को अपने हृदय में थोड़ी थोड़ी बातें अपनी सामने आने लगी कि मैं थोड़े ही दिनों में यहाँ आया हूँ, इतना ही गाना गुनगुनाने, इतना श्रम संघर्ष करने, दुख संकट उठाने, वैसी बातें उनके मन में ही आने लगी। बच्चन जी को अपना इलाज न करते देखकर श्यामा ने बच्चन जी के बारे में ब्रह्मास्त्र चलाया था कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि बच्चन जी को हेपेटाइटिस टीबी क्षय है। बच्चन जी के पास इलाज के लिए साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए मनोमन वो अपनी परिस्थिति देखकर उन्होंने लगा कि एलोपैथी का उपचार उसके बूते के बाहर है। केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रमुख कृति है उसका नाम है मधुशाला। उन्होंने बताया है कि क्या मेरी जीवन मधुशाला बंद हो जाएगी? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? सबसे पहले बच्चन जी को अपने मन में विचार आने लगा, क्या मेरी पत्नी श्यामा के भाग्य में वैधव्य ही लिखा हुआ है? वैधव्य यानी कि विधवापन। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कठिन लगा मरने से पहले जीना। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। हरिवंश राय बच्चन जी को मरने का डर नहीं था, पर मरने से पहले जीने का उन्होंने कठिन लगा। पूरे आराम के अर्थ हो गए ट्यूशन छोड़ दूं। उन्होंने मनोमन विचार किया कि पूरे आराम के लिए मैं दिन भर का ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लो तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हो। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि ट्यूशन या स्कूल जाने का बंद कर दो और ज्यादा लो तो बगैर ट्यूशन, बगैर तनख्वाह, वेतन के बिना मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तनख्वाह यानी कि वेतन। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? उसी ने लगा है कि मैं ट्यूशन यानी स्कूल को छुट्टी दे दूं तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। उनके जो छोटा भाई है वो शालिग्राम, वो घर का खर्च नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब भी एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। अपने जो भाई है शालिग्राम, तो उसकी बदली हो जाए तो घर पर भी पैसा न भेज सके। कल उनकी बदली हो सकती है, तब एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों में आमदनी अनियमित और अनिश्चित है।
कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन के बारे में बताया कि उन्होंने यह टीबी सही की बीमारी थी, घर की महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी, किताबों में आमदनी यानी कि आवक अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी यानी कि देना भी अदा करने को कम नहीं है। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। जब हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी श्यामा उन्होंने पता चला कि बच्चन जी को तपेदिक यानी कि सही की बीमारी है, पर तरत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसकी कांपना में सहन नहीं कर सकूंगा। जब श्यामा ने बच्चन जी की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने मनोमन दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने को संभाल लूंगी और उसी को किसी भी परिस्थिति में इस बीमारी में उगार लेंगी। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। हरिवंश राय बच्चन जी के माता पिता को पता चला कि बच्चन जी को टीबी की बीमारी है तो उसके पिता लकवासा मार गया यानी कि शब्द रह जाना। मुहावरे शब्द लकवासा मार जाना यानी कि शब्द रह जाना। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। बच्चन जी के पिता धैर्यवान यानी कि धीरजवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। बच्चन जी के पिता ने हरिवंश राय को बहुत हिम्मत दी और कहा कि तुम घबराओ मत, हम अपना घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज कराएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गए। अपने छोटे भाई है शालिग्राम, वो भी उच्छ्वास यानी कि निराशा सूचक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन व स्कूल से छुट्टी ले ली। बच्चन जी ने थोड़े दिन के लिए स्कूल व ट्यूशन में छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री के कुछ रुपये पड़े थे, जो पहले हमने किताबों की जो बिक्री की थी उसी का जो पैसा बचाया था वो थोड़े पड़े थे। उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। उनके जो डॉक्टर मुखर्जी ने बताया था कि आप एक घर पर रहकर और आराम करने की जो बात की थी, तो उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया और श्यामा सेवा में लग गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। बच्चन जी चारपाई पर लेटते लेटते चिंता ही चिंता करते थे। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। सबसे बड़ी चिंता उसके सिर पर जो कर्ज था उसी की चिंता थी। मेरा इलाज हो या न हो, लेकिन कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। बच्चन जी मनोमन चिंता करते थे कि मैं जीऊँ या ना जीऊँ, लेकिन मेरे कर्ज है, उसकी किस्तें तो जानी ही चाहिए। अदायगी यानी कि देना या पैसा, साख आबरू या प्रतिष्ठा। उसकी अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। बच्चन जी ने बताया कि ऋण की नियमित अदायगी के साथ उनकी साख जुड़ी हुई थी।
बच्चन जी मानते थे कि साग जाने से तो मर जाना अच्छा है। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। बच्चन जी की पत्नी श्यामा, उन्होंने बच्चन जी को बताया कि आप चिंता मत करो, और चिंता करते रहेंगे तो चिंता ही खाती रहेगी, दवा कोई लाभ नहीं पहुंचाएगी। मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी में मुझ पर 400 अन्य मित्रों के। बच्चन जी ने श्यामा को बताया कि ट्रैक सोसाइटी में 400 अन्य मित्रों के ऋण है, उसी का कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उसमें मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे के पर पत्थर रखकर वह बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे जाने के बाद भी मैं भर दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। आप अपनी बीमारी में चिंता करोगे तो दवा क्या लाभ उठाएगी। मरने के लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। बच्चन जी को लगा कि मरने के बाद श्यामा क्या करेगी, इसीलिए उन्होंने मनोमन निर्णय किया कि श्यामा के लिए जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य भी नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी परिस्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसे अपराधी कौन होगा। बच्चन जी ने बताया कि मैं ऐसी स्थिति में एक कर्ज वाली जिंदगी में उसे छोड़कर जाऊंगा तो मेरा जैसा अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। बच्चन जी मन ही मन निश्चय किया कि मैं श्यामा के लिए जीवन जीऊंगा और मैं उसकी चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। बच्चन जी चारपाई पर लेटे थे, तब एक रात उसी के कानों में एक आदमी ने बताया कि जीने का अभी भी एक रास्ता है। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। जब डॉक्टर मुखर्जी के इलाज में बच्चन जी ने जो पैसा खर्च किया था, ये 15 दिन में वो बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। बच्चन जी ने मनोमन निर्णय किया कि मेरे पिताजी ने एक शरण स्थल यानी कि आश्रय स्थान। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बनाता। बच्चन जी ने बताया कि उनके पिता ने कहा था, मैं आपका इलाज एक घर बेचकर भी करूंगा। और मेरे माता पिता दोनों का एक व्यंग्य है कि उन्होंने बताया कि मैं अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन के जीवन में एक बहुत ही चुनौती यानी कि ललकार से साथ उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर ने उसे मुंहफट स्वभाव से कह दिया, पैसा नहीं है तो जाओ मरो। लेकिन इस प्रकार बच्चन जी ने जीवन में चुनौती के साथ अपना जीवन बिताया था।
और एक दिन मुझे रास्ता दिखाया गया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी, बल भी दिया। मनोमन हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया, मैं कि किसी के लिए तो नहीं, लेकिन श्यामा के लिए मुझे जीना पड़ेगा और चुनौती या ललकार का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम विद्यार्थी मित्रों आगे की बात है जो आगे के लेक्चर में बताएंगे। अस्तु।